1841 के मौसम गर्मा में फ्लोरिडा के डॉक्टर जॉन गोरी एक संगीन सूरत हाल से दुचार थे। येलो फीवर, जिसे काला अल्टी भी कहा जाता है, उनके शहर में फैल रहा था और पूरी फैमिलियां खत्म हो रही थीं। मरीज गोरी के छोटे से अस्पताल में आते थे, जल्द जर्द पड़ी हुई और बुखार 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मरीजों को ठंडा करने के लिए गोरी रेफ्रिजरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ईजाद ही नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने एक इनकलाबी इलाज सोचा। उन्होंने अस्पताल में बर्फ के बर्तन लटकाए ताकि ठंडी गहरी हुआ मरीजों पर बह सके और बहुत राहत मिले। तालियां बजती हैं, लेकिन ये इलाज जारी रखना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि उसके लिए रोजाना सैकड़ों किलोग्राम बर्फ दरकार थी और गौरी के पास बर्फ हासिल करने का सिर्फ एक तरीका था, अपबीट म्यूजिक। वो एक बर्फ के सल्तनत पर इन्हिसार करते थे जो हजारों किलोमीटर दूर से जहाजों और बर्फ के गोदामों के जरिए लाई जाती थी। एक ऐसी सल्तनत जो एक ही शख्स ने बनाई और कंट्रोल की थी, जिसे दुनिया आइस कंग बर्फ का बादशाह कहती थी। पिछले 35 सालों में उसने आलमी सतह पर एक उजारादारी कायम की थी और बर्फ चाहने वाला हर शख्स उसकी रहम व कर्म पर था। गोरी को साल में सिर्फ चंद डिलीवरियां मिलती थीं और अब गर्मी के अरूज पर सिर्फ चंद दिनों की बर्फ अस्पताल के लिए औसत सालाना तनख्वाह से भी महंगी थी। इसलिए लोग उसे सफेद सोना कहने लगे। जब गोरी की सप्लाई खत्म हो गई तो उन्हें मरीजों को तकलीफ में मरते देखना पड़ा। इसी लम्हे उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया को आइस कंग की गिरफ्त से आजाद करेंगे। में सदी के आगाज तक अमेरिका की ज्यादातर बर्फ शमाली रियासतों से आती थी, जहां हजारों मुरब्बा किलोमीटर झीलें साल भर जम जाती थीं। मुश्किल हिस्सा ये था कि बर्फ को बाहर निकालना। इस पेकड़दू झील या दरिया से बर्फ निकालने के लिए सबसे पहले यकीन करना पड़ता था कि बर्फ इतनी मोटी है कि आपका वजन बर्दाश्त कर सके, और उसका पता लगाने का कोई दुरुस्त तरीका नहीं था। फिर आपको बर्फ पर कई फुट चलना पड़ता था, एक ऐसी आरी लेकर जो मेरी लंबाई जितनी लंबी हो, और इसी बर्फ को काटना पड़ता था जिस पर आप खड़े थे और बस उम्मीद करते थे कि वो डूब ना जाए। फिर उसे किनारे तक बहाना पड़ता था। घोड़ा उसे गाड़ी में खींचता था। अक्सर कटाई करने वाले और घोड़े बर्फ में गिर जाते थे। कभी कभी मौत भी वाकई हो जाती थी। इस पेकर ये खतरनाक और मेहनत तलब अमल था, इसलिए बर्फ एक नायाब चीज रही, ज्यादातर अमीर जमींदारों तक महदूद। इन चंद लोगों में से एक 22 साला बॉस्टन के ताजिर फ्रीडरिक ट्यूडर थे। 1805 की सर्दियों में ट्यूडर एक अलमनाक वाकये को याद कर रहे थे जो 4 साल पहले हुआ था। वो और उनके भाई कैरिबियन में बुखार का शिकार हुए थे। घर में वो नौकरों से बर्फ मंगवा लेते, लेकिन जजीरों पर बर्फ का नाम और निशान नहीं था। ठंडक के बगैर उन्होंने सफर मुख्तसर किया और अमेरिका वापस आए। फ्रीडरिक ठीक हो गए, लेकिन उनका भाई नहीं बचा। आज हम जानते हैं कि बर्फ उनके भाई की जान नहीं बचा सकती थी, क्योंकि शायद उन्हें हड्डियों का नायाब तबदक था। लेकिन इस वक्त ट्यूडर को यकीन था कि जजीरों पर बर्फ न होने की वजह से उनका भाई मरा। इसी तकलीफ दह याद ने उन्हें एक ख्याल दिया, अगर मैं कैरिबियन में बर्फ ले जा सकूं तो, और इस दौरान दौलत भी कमा लूं। ट्यूडर ने काम शुरू किया। दर्जनों मजदूरों को बर्फ इकट्ठी करने के लिए रखा और सरमायाकारों से जहाज के लिए पैसे मांगे। लेकिन सरमायाकारों को यह मंसूबा मुज़हका खीज लगा। ट्यूडर ने लिखा, जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं वेस्ट इंडीज में बर्फ ले जाना चाहता हूं तो वो हंसते हैं। ये समझ में आता है क्योंकि सफर 3 हफ्ते का था, गर्म समंदर और धूप में। क्या वाकई इतनी देर बर्फ जिंदा रह सकती थी? दरअसल कदीम जमाने से लोगों ने बर्फ को देर तक महफूज रखने के तरीके ढूंढ लिए थे। 500 कबल मसीह में फारसी सल्तनत के बादशाहों जैसे जरकसीज गर्मियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी मंजमद मिठाइयाँ खाते थे। फारसी सर्दियों में कम होने वाले दर्जा हरारत का फायदा उठाते थे। वो कम गहरे तालाबों में पानी भरते, रात को जम जाता, सुबह टुकड़े तोड़कर जमा करते। गर्मियों तक बर्फ बचाने के लिए 3 अहम तकनीकें इस्तेमाल की। बर्फ को एक साथ पैक करना। मैंने एक प्लेट में 8 अलग अलग आइस क्यूब्स रखे और दूसरी में 8 को एक बड़ा क्यूब बनाकर रखा। चंद घंटों बाद बड़ा क्यूब कम पिघला, क्योंकि पिघलने की बुनियादी वजह सतह से हरारत का मुंतकिल होना है। सतह का रकबा कम होने से देर तक ठंडा रहता है। बेहतरीन शक्ल गोल स्फीर है जो कम से कम सतह रखती है, इसीलिए सुनोमीन देर तक नहीं पिघलता।
बड़े हजम का फायदा, स्क्वायर क्यूब लॉ। अगर शुआ दगनी हो तो हजम 8 गुना बढ़ता है, मगर सतह सिर्फ 4 गुना। बड़ी मिकदार देर तक नहीं पिघलती। 2010 में हेलसिंकी में बर्फानी ढेर तकरीबन 1 साल तक बरकरार रहा हुआ और गर्मी से बचाओ। पंखे वाली प्लेट पर आइस क्यूब तेजी से पिघल गया क्योंकि हवा ठंडी हुआ को हटाकर गर्म हुआ लाती है, इसलिए गहरे गढ़ों में रखना या सेल करना बेहतर है। फारसियों ने या खिचाल या खचाल बनाए बहुत बड़ी गंबद नीमा इमारतें, 2 मीटर मोटी दीवारें, 220 टन बर्फ पैक करके सेल कर देते। ठंडी हुआ नीचे जमा होती, गर्म हुआ ऊपर निकल जाती। ये तीनों तकनीकें 3300 साल तक तकरीबन वही रहें। ट्यूडर ने उन्हीं पर शर्त लगाई। उन्होंने खानदानी जायदाद गिरवी रखकर जहाज खरीदा और उसे तरमीम की। स्पेकर दुआनाहों ने कार्गो होल को आइस हाउस की तरह बनाया। बर्फ जमीन से बुलंद रखी ताकि पगला पानी उसे तेज ना पगलाए, और ब्लॉकेस बहुत तंग पेक किए। एस्पेकर के ट्यूडर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। $10,000 आज के तकरीबन $2.5 लाख उधार लेकर सबसे छोटे भाई और कजन को मार्टिनिक भेजा कि आइस हाउस बनाएं। 13 फरवरी 1806 को बॉस्टन से 80 मीट्रिक टन बर्फ लेकर रवाना हुए। बॉस्टन गीजेट ने लिखा, मुझहका नहीं, एक जहाज बर्फ का कार्गो लेकर गया है। उम्मीद है ये फिसलन वाली सरमायाकारी न हो। 3 हफ्ते बाद पहुंचे तो आधी बर्फ बची थी, लेकिन मसला आइस हाउस नहीं बना। धूप में ही बेचना पड़ा। सिर्फ $50 बने। लोग हैरान थे कि ये अजीब मनजमद पानी क्या है। एक ने नहाने के पानी में डाला तो और तेजी से गायब हो गया। फिर भी ट्यूडर हिम्मत न हारा। अगले 4 साल क्यूबा, जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ वगैरह में कोशिश जारी रखी। 1809 तक $40,000, आज 1 मिलियन से ज्यादा कर्जा हो गया। कर्ज खुआ पीछे पड़े शीरफ से जहाजों पर छुपे। 2 बार झील गए, लेकिन झील में उन्हें एहसास हुआ वेस्ट इंडीज वालों को बर्फ का इस्तेमाल नहीं आता था। इसलिए उन्होंने बारटेंडर्स को मुफ्त बर्फ दी और आइस कॉकटेल्स बनाना सिखाया। स्पीकर टू बारटेंडर्स ने दोनों किस्म के मशरूबात एक ही कीमत पर बेचे, ठंडा और गर्म, और सार्फिन ने ठंडे को तरजीह दी। ट्यूडर के अल्फाज में, जो शख्स 1 हफ्ता ठंडे मशरूबात पी ले उसे गर्म पेश नहीं किया जा सकता। आइस क्रीम भी बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर क्यूबा में। 150 साल बाद फेडल कास्ट्रो दिन में 1800 कोप आइस क्रीम खाते थे। CIA ने जहरीला मिल्क शेक से कत्ल करने की कोशिश की थी। आज के बाद कैफे ज्यादा बर्फ मांगने लगे। ट्यूडर ने बोस्टन के आरी मिलर्स से मुफ्त सॉडस्ट लेकर इंसुलेशन की। घोड़ों से चलने वाले हल इस्तेमाल किए। टन बर्फ निकालने की लागत 30 सेंट से 10 सेंट हो गई। 1820 की दहाई में मुनाफे शुरू हुआ। नकल करने वाले आए तो ट्यूडर ने कीमत कम करके उन्हें खत्म किया। 1833 में सबसे बड़ा चीलिंग, 4 माह का सफर, कलकत्ता, भारत। आधी से ज्यादा बर्फ बची। अगले 20 साल में कलकत्ता से $220,000 कमाए। रास्ते ब्राजील, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया तक फैले। 1856 में 132,000 टन फरोख्त हुई। अमेरिका की बरामदात में वजन के लिहाज से दूसरी बड़ी सनअत बन गई। बर्फ आम हो गई। 1860 की दहाई में घरों में आइस बॉक्सेस आए, लकड़ी के इंसुलेट अलमारियां जिनमें ऊपर बर्फ रखकर नीचे खाना ठंडा रखा जाता था। न्यूयॉर्क में औसतन 600 किलोग्राम सालाना खरीदा जाता था। एक नया पेशा, आइसमीन, घर घर 45 किलो के बलाकिस पहुंचाता, घर के अंदर दाखिल होता। स्पीकर थी योहू, आइसमैन। स्पीकर 2 लोगों में मजाक और गाने शुरू हुए। शी फेल इन लव विद द आइसमैन वैलेंटाइन कार्ड्स पर। मजाक स्पीकर 119वें सदी के आखिर तक बर्फ $1 की सनअत बन गई। घरेलू आइस बॉक्सेस के अलावा बड़ी ड्राइविंग फोर्स नई सनअतें थीं। मछली, गोश्त, बियर, रेफ्रिजरेटेड रेल कारों से ताज़ा फल सब्जियां कौमी सतहों पर दस्तयाब हुए। आइसबर्ग लीड्स का नाम भी उसी बर्फ से पड़ा। ये कोल्ड चीन का आगाज था। गोश्त की सनअत बदल गई। पहले जिंदा मवेशी शहरों में लाते थे, कंद, शूर, गैर मौसर। अब मिडवेस्ट में स्टॉक यार्ड्स, सिल्टर हाउसेस बने। शिकागो 30,000 से 1.7 मिलियन की आबादी तक पहुंचा। न्यूयॉर्क में बीफ 1882 में 2,400 टन से 1886 में 23,000 टन, 25 गुना इजाफा। शहरों से मवेशी और ज़बह खाने खत्म हुए।
जगह घरों, दफातर, फैक्ट्रियों के लिए मिली जदीद शहर वजूद में आए। लेकिन कुदरती बर्फ की सनात को खत्म करने वाली ईजाद आने वाली थी। वापस जान गोरी की तरफ। गौरी ने 3 साल मसनूई बर्फ बनाने की कोशिश की, नाकाम रहे। एक रात ईयर पंप से तजर्बा करते हुए देखा कि हुआ तेजी से फैलने पर पानी की सतह पर बर्फ बन गई। ये बरेक थरो था। थर्मोडायनामिक्स की वजाहत सादा। एक सिलेंडर में हुआ कंप्रेस करने से गर्म होती है, मॉलिक्यूल्स तेज होते हैं। अगर पहले ठंडा करके फैलाएं तो बहुत कम दर्जा हरारत मिलता है। गोरी ने कंप्रेसर, कूलिंग वाटर, एक्सपेंशन वालों इस्तेमाल किया। नमकीन पानी में मोल्ड डालकर बर्फ बनाई। दुनिया का पहला आइस क्यूब ट्रे गर्म फ्लोरिडा में भी बर्फ बन सकती थी। इस पे कर दी जब गोरी ने ऐलान किया, मैंने बर्फ ईजाद की, तो लोगों ने कहा, खुदा के सिवा कोई बर्फ नहीं बना सकता। ट्यूडर के एजेंट्स मौजूद थे। इन्हें खतरा महसूस हुआ। ट्यूडर ने अखबारात में गोरी के खिलाफ मज़ामीन छिपवाए। ये पागल समझता है कि खुदा जैसा बर्फ बना सकता है। गोरी ने पेटेंट लिया मगर पैसा न कमाया। माली तबाही में 10 साल बाद मर गए, शायद मलेरिया से। वही तेज बुखार जो वो दौर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईजाद जाया न हुई। ऑस्ट्रेलिया में जेम्स हैरिस ने बेहतर वर्जन बनाया, एयर की बजाय मायर, जो बुखारात बनकर ठंडक देता है, जैसे फ्रेज स्प्रे। ये जदीद फ्रिज का उसूल है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वालों इवेपोरेटर। हैरिस रोजाना 3000 किलो बर्फ बनाते थे। कुदरती बर्फ में जरासीम, कोलेरा वगैरह होते थे क्योंकि झीलों में गंदगी फेंक दी जाती थी। मसनूई बर्फ साफ थी। 1927 में सस्ते घरेलू फ्रिज मार्केट में आए। 1920 में 1% घरों में। 1944 तक 85% कार से भी तेजी से फैला ओसरातवट खाना, वैक्सीन, खून, इंसुलिन, MRI, LHC, जेम्स वेब टेलीस्कोप, PCR, सब कोल्ड चीन और रेफ्रिजरेशन पर मनहसर। ये हरारती हरकत को कंट्रोल करने की कहानी है जो बहुत हालिया है। गोरी ने मेडिसिन से निकलकर थर्मोडायनामिक्स सीखी। आसी तरह नई महारतें सीखना फायदेमंद है।